अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पीछे से मेम्ब्रेन पैसिव सिस्टम डिस्कस किया था, तो उसमें पढ़ा था कि दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और उसके सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए थे हमने, तो आज देखते हैं जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या चीज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक तो सब में ही ठीक था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या करना है, सबने मूव करना है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। यहां पर क्या होता है कि पीछे हम पढ़ के आ रहे थे कि हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने सबका, ठीक है, अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस में भी हाई टू लो ही पढ़ा है वाटर की, बट वो सोल्यूट के हिसाब से जब आप उसको कंपैरिजन में करते हैं तो वो सोल्यूट के लो से हाई बनता था। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहां पर जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोसेस में एक्सपेंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसी वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था कि चीज एक तरफ हाई होती है और एक तरफ लो होती है, तो ये कहां पर मूव कर रहे हैं, लो टू हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह से होती है, काफी मैकेनिज्म है। अब कुछ टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कैरियर प्रोटीन्स के जरिए। कैरियर प्रोटीन हमने पीछे भी पढ़ा था, प्रोटीन चैनल्स पढ़े थे और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पढ़ी थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन्स करवाती हैं वो किस तरह से करवाती हैं, ओके लेट्स डिस्कस। इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी बोला जाता है इनको, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। ये किस चीज को यूज करती हैं, एनर्जी को यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये एनर्जी को यूज करके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाएंगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन में मूव करवाएंगी। स्टूडेंट, एग्जांपल है इसकी, नर्व सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में। अब मैं यहां पर ना आपको छोटी सी डायग्राम से समझाता हूं इसको। देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए, लेट्स सपोज इतना हिस्सा हमारे पास ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का है। ये वाला हिस्सा सेल से आउटसाइड है और ये वाला हिस्सा सेल के अंदर वाली साइड पे। ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये ग्रीन कलर की मैं इसमें कुछ प्रोटीन्स बना रहा हूं, ये है जी ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये करती क्या है, वो कहता है कि नर्व सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, नर्व सेल का काम क्या होता है कि इसने नर्व इंपल्स को जनरेट करना होता है, ठीक है। अब जब नर्व सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है, रेस्ट का मतलब जब वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उसके अंदर मैसेज जा नहीं रहा होता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये किसको स्पेंड करते हैं, एटीपी एनर्जी को खर्च करता है, क्या मेंटेन करने के लिए, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द सेल। अब जो आप कह सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन है ना, उसमें ये काम ये करता है सोडियम पोटेशियम पंप के जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर जो है उस पोटेशियम को ज्यादा रखा जाए और सेल से बाहर वाली साइड पर सोडियम को ज्यादा रखा जाए। अब यहां पर ये वो बात कर रहे हैं कि इसमें सेल के अंदर वाली साइड पे मेंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम को अंदर ज्यादा रखने और सोडियम को अंदर वाली साइड पर कम रखने, दो चीजें हैं यहां पर। तो
अब ये रेस्टिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि अंदर पोटेशियम कम होगा, सॉरी अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा और सोडियम अंदर कम होगा। ये रेस्टिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इसको कम रखने के लिए वो क्या करते हैं? फॉर दिस पर्पस पंप एक्टिवली स्पेंड एटीपी टू मूव Na टू द आउटसाइड ऑफ सेल एंड पोटेशियम फ्रॉम इनसाइड द सेल। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि अगर इसने सोडियम को अंदर वाली साइड पे कम रखने हैं तो वो कम कैसे रखेगा कि इस सोडियम को ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एनर्जी को यूज करें और इस सोडियम को सेल से बाहर भेज दे। कहां पर भेज दे? तो अंदर वाली साइड पर सोडियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, बाहर वाली साइड पर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा होते हैं, उसकी कंसेंट्रेशन अंदर से ऑलरेडी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अंदर वाली साइड पर सोडियम कम रखना है तो सोडियम को एक्टिवली बाहर भेजना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो लो टू हाई कंसेंट्रेशन जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी को यूज करके इस सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। पोटेशियम ने अंदर ज्यादा होना है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और पोटेशियम फिर मूव करते हैं एक्टिवली इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन ऑलरेडी क्या है? ज्यादा है। तो लो टू हाई कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसमें एनर्जी एक्टिवली यूज होती है। तो ये था जी स्टूडेंट आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। अब कुछ दो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर आ जाता है। पहला प्रोसेस जो है that is endocytosis. The word endo means inside and the cyto means cell and cis mean process. The process in which bulky materials moves inside of the cell is known as endocytosis. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बल्कि मटेरियल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आता है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा इन्वेजिनेट डिप्रेस इनवर्ड। अब होता है इसमें देखें क्या है कि लेट्स सपोज बाहर वाली साइड से कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हो सकता है, ऑब्वियस बात है कोई फूड भी हो सकता है, ये बाहर वाली साइड से आता है। ये जी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा होता है। इसमें क्या है कि मटेरियल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है? इन्वेजिनेट या डिप्रेस अंदर की तरफ होती है। मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टेकन इनसाइड इन्वेजिनेशन एंड इट्स एंड सील। अब जैसे ही मटेरियल बाहर से अंदर वाली साइड पर आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और वो मटेरियल की इन्वेजिनेशन की वजह से बिल्कुल एंड वाली साइड से क्या हो जाता है? सील हो जाता है, पैक्ड हो जाता है। और पैक किससे होता है? बेसिकली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पैक होता है, ठीक है। अब जब वो पैक हो गया तो वो जो मॉलिक्यूल है, जब एंड सील बन गई उसकी, तो वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएगा। तो जब सेल के अंदर आ गया तो देखें यहां पर इसने पूरे के पूरे पाउच लाइक या वेजिकल के स्ट्रक्चर में ये बन गया। तो एंड पे वो ये बात कर रहे था वेजिकल इज फॉर्म। तो इस तरह से नेक्स्ट वो पॉइंट कहता है डिटैचेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्टीमेटली जब एंड सील बनती है, वेजिकल बन जाती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होने के बाद मूव कर जाते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये थी जी एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस दो तरह की हो सकती है, या तो सेल के अंदर वाली साइड पे कोई सॉलिड मटेरियल आ सकता है या सेल के अंदर कोई लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं, लिक्विड आ सकते हैं, बट आएगा इसी प्रोसेस के जरिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब सेल कोई सॉलिड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं और पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल कोई ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लिक्विड का इंटेक कर रहे हैं। तो डेट वाज एंडोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट एक प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन आउटसाइड, साइटो मीन सेल एंड सिस मीन प्रोसेस। तो द प्रोसेस इन विच बल्की मटेरियल्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर वाली साइड पर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ये प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पर क्या होता है? बल्की मटेरियल पैक इनसाइड अ मेम्ब्रेन एंड वेसिकल इज फॉर्म। अब अंदर वाली साइड पर यही बल्की मटेरियल जो बाहर एक्सपोर्ट होने हैं, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं? पैक्ड हो जाता है और पैक्ड होके एक वेसिकल की फॉर्म बना देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब ये वेसिकल बन गई, वो वेसिकल अल्टीमेटली आगे चल के मूव की किसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गई। यहां तक समझ आ गई आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल क्या हो गई? फ्यूज, जुड़ गई।
अल्टीमेटली जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी तो इस वेसिकल के अंदर जितना भी मटेरियल था, ये जैसे ग्रीन कलर का आपको मटेरियल नजर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है, रिलीज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। सेल से बाहर वाला जितना हिस्सा है उसके अंदर वो क्या हो जाता है, रिलीज होता है। तो डेट इज एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट आपकी बुक का एक साइड बॉक्स है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एक एंडोसाइटोसिस की स्पेसिफिक टाइप होती है जिसको मीडिएट करता है, हेल्प आउट करता है, कौन करते हैं, रिसेप्टर्स। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, वैसे रिसेप्टर प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स लगी होती हैं। ये कोई भी मटेरियल बाहर वाली साइड से आता है, ये उसको पिंच इनवर्ट अंदर वाली साइड पर क्या करवा देते हैं, सेल के अंदर पिंच करवा देते हैं, ठीक हो गया। और वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ही लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये जो काम है वो स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर प्रोटीन्स करवा रहे हैं, इसको इस वजह से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोला जा रहा है। अंदर की तरफ पिंच करवा देते हैं, जैसे कि ना एग्जाम्पल वो देता है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लिवर सेल्स, ठीक हो गया। अब ये जो लिवर सेल्स है ना, इन लिवर सेल्स के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिन रिसेप्टर्स ने ना, आप कह सकते हैं कि वेलकम करना होता है किस चीज को, कोलेस्ट्रॉल को। किस चीज को वेलकम करना है जी, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को वेलकम करना होता है, ठीक हो गया। या कोलेस्ट्रॉल को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, या अब यहां पर ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो जो रिसेप्टर्स हैं, अब कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल जब भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है ना, तो आपके ब्लड में एलडीएल्स, लो डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं आपकी ब्लड के अंदर, उनको कोलेस्ट्रॉल क्या करवा रहा होता है, मूव करवा रहा होता है थ्रू आउट ब्लड स्ट्रीम में। बट ये ब्लड के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लो डेंसिटी लिपिड्स जिनको कोलेस्ट्रॉल मूव करवा रहा होता है ब्लड के अंदर, अगर ये हमारे ब्लड में क्लॉट बना दे तो अल्टीमेटली या हार्ट की सर्कुलेशन कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बना दे तो हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो होता क्या है कि एलडीएल्स जिनको कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में मूव करवा रहा होता है, इस कोलेस्ट्रॉल को लिवर सेल के अंदर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं और बाइंड कर लेते हैं और अल्टीमेटली बाइंड करके सेल के अंदर वाली साइड पर ले आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर लो डेंसिटी लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल जो हैं उनकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम। तो ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस भी है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है ये रिसेप्टर मीडिएटेड प्रोटीन्स है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।